थाईलैंड की एक बहुत ही डरावनी जेल ऐसी जगह पर बनी हुई है जहां से कोई भी इंसान चाहे तो भी भाग नहीं सकता, क्योंकि ये जगह आबादी से हजारों किलोमीटर दूर और एक भयानक जंगल के बीच बनी थी। इसलिए यहाँ के कैदियों को बेरहमी से सताए जाने के बाद भी वो कभी भागने की हिम्मत नहीं जता पाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे तो रास्ते में ही उनकी मौत हो जाएगी। तो कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के एक शहर से, जहाँ हम ट्रेन को चलते हुए देखते हैं। इस ट्रेन में तकरीबन 80,000 कैदियों को एक जेल में ले जाया जा रहा था। ये सारे कैदी भूख और प्यास से बुरी तरह तड़प रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा देर से खाना नहीं दिया गया था और ना ही पानी। इसीलिए रास्ते में ही कई कैदियों ने भूख और प्यास से दम तोड़ दिया। कुछ हजारों किलोमीटर सफर तय करने के बाद सब कैदियों को एक जंगल के बीच से गुजरती हुई सड़क के रास्ते ले जाया जा रहा था। कुछ घंटों के बाद वो आखिरकार उस जेल तक पहुंच गए, वही जगह जिसके लिए उन्हें इतना लंबा और दर्दनाक सफर तय करना पड़ा। लेकिन वहां पहुंचकर कैदियों ने देखा कि ये तो कोई आम जेल नहीं थी, बल्कि ये तो एक छोड़ी हुई रेल लाइन थी, जहाँ दिन भर उनसे रेल लाइन बिछाने और मरम्मत का काम करवाया जाता था। असल में यहाँ के ऑफिसर थाईलैंड से बुर्मा तक एक लंबी रेल लाइन बना रहे थे और इसके लिए वो इन्हीं कैदियों का इस्तेमाल कर रहे थे। इस पूरी रेल लाइन की लंबाई तकरीबन 400 किलोमीटर थी, लेकिन ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि कैदियों को सुबह बहुत जल्दी उठाया जाता और सीधा काम पर लगा दिया जाता। दिन भर मेहनत करने के बाद भी उन्हें कोई खाना नहीं दिया जाता, और अगर कोई काम करते हुए थक कर थोड़ी देर बैठ जाता तो ऑफिसर उस पर बेरहमी से अत्याचार करते। इस तरह दिन भर की इस कड़ी मेहनत में कई कैदी तो काम करते करते ही मर जाते थे, और अगर वो भागना भी चाहे तो यहाँ से किसी भी तरह भागना नामुमकिन था, क्योंकि ये जेल इतनी दूर थी कि यहाँ से भागने का कोई रास्ता ही मौजूद नहीं था। तो यहाँ पहुंचकर ये सब देखकर कैदी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब हम कई सालों बाद का वाकया देखते हैं। वक्त 1980 का है। यहाँ हम एक वेटरन क्लब देखते हैं, जहाँ कोई मेडल और ट्रॉफीज रखी हुई है। वेटरन क्लब्स एक ऐसी जगह होती है जो पुराने आर्मी सोल्जर्स के लिए बनाई जाती है। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने कभी अपने मुल्क के लिए जंग लड़ी होती है, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं। यानी इस क्लब के जितने मेंबर्स हैं वो सब किसी न किसी वक्त जंग में लड़ चुके थे। यहाँ हम एरिक नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो भी एक पुराना सोल्जर था और अब इस क्लब का मेंबर है, लेकिन एरिक बाकी सोल्जर से थोड़ा अलग था, क्योंकि वो तकरीबन रोज इस क्लब आता था और एक न्यूज़पेपर में एक खास ट्रेन का टाइम टेबल देखता था। हालांकि एरिक का ये रोज का काम देखकर सब लोग हैरान होते थे, लेकिन कोई समझ नहीं पाता था कि एरिक ऐसा क्यों करता है। कई लोग सोचते थे शायद एरिक के दिमाग में कुछ मसला हो गया है, लेकिन एरिक पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ता था। एरिक हर सुबह उस ट्रेन का टाइम टेबल चेक करता था, फिर उस ट्रेन में चढ़ जाता और वहां से वापस उसी स्टेशन पर आ जाता। इस तरह वो उस ट्रेन में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक घूमता रहता। हालांकि ये उसका कोई काम नहीं था, फिर भी बिना किसी वजह के वो ये काम हर दिन करता था। असल में एरिक वर्ल्ड वार 2 का एक बहुत अच्छा सोल्जर था, लेकिन जंग के कई साल बीत जाने के बाद भी एरिक अब भी उन सब यादों को पकड़ के रखा हुआ था। उसने अपनी पूरी जिंदगी जंग और मुल्क के लिए गुजार दी। उसने शादी तक नहीं की थी और उसकी फैमिली में से भी कोई भी इस दुनिया में मौजूद नहीं था, इसलिए वो असल में खुद को मसरूफ रखने के लिए ये काम हर दिन करता था। लेकिन आज एरिक गलती से एक गलत ट्रेन में चढ़ गया था। वो ट्रेन में पैट्री नाम की लड़की के सामने जाकर बैठता है, जो देखने में बहुत खूबसूरत थी। दोनों यहाँ बहुत ही आम अंदाज में बात कर रहे थे। बात करते करते पैट्री को पता चला कि एरिक जिस ट्रेन में चढ़ना चाहता था वो ट्रेन में मिस कर चुका है, क्योंकि उसके पास ट्रेन का पुराना स्केड्यूल था। ये सुनकर पैट्री उसे एक नया स्केड्यूल देती है, जिसमें मौजूदा ट्रेन का सही टाइम टेबल लिखा होता है। एरिक बहुत खुश होता है। इसके बाद वो पैट्री से पूछता है कि वो कहाँ से है, तो पैट्री बताती है कि वो कनाडा की एक नर्स है और वो एरिक से तकरीबन 17 साल छोटी है। फिर दोनों अपने शहरों के बारे में बताते हैं और बातों बातों में एरिक को पैट्री काफी पसंद आने लगती है। तो कहानी के एक मोड़ पर एरिक को पता चलता है कि अगले हफ्ते पैट्री स्कॉटलैंड से दोबारा इस शहर आएगी। ये जानकर बहुत खुश हो जाता है। फिर वक्त गुजरता है और पैट्री के स्कॉटलैंड से आने का दिन आ जाता है। एरिक उस दिन सुबह से ही उस ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि वो पैट्री से मिलने के लिए बहुत इंतजार में था। जब स्कॉटलैंड की ट्रेन के आने का वक्त होता है तो एरिक जल्दी से स्टेशन पर पहुंच जाता है और सोचता है कि वो भी अभी एक ट्रेन से उतरा है। उसी वक्त उसकी मुलाकात पैट्री से हो जाती है। एरिक तब उसे कहता है, जरूर हमारे बीच कोई ना कोई कनेक्शन है, वरना हम दोबारा क्यों मिलते। पैट्री मुस्कुरा देती है। एरिक फिर से पैट्री का दोस्त बनना चाहता है और उसे उस दिन अपने घर पर इनवाइट करता है। पैट्री इसके लिए राजी हो जाती है और उसके घर चली जाती है। वहाँ एरिक अपने हाथों से पैट्री के लिए खाना बनाता है और दोनों खुशी खुशी बातें करते हैं। दोनों के बीच एक बात कॉमन होती है, तो दोनों सिंगल थे और दोनों की फैमिली नाम की कोई चीज नहीं थी, इसलिए थोड़े ही वक्त में दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक साथ काफी वक्त बिताने लगते हैं। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर वक्त गुजरता है तकरीबन 3 साल का। वक्त 1983 का होता है। तकरीबन 3 साल की दोस्ती और समझ के बाद पैट्री और एरिक शादी कर लेते हैं। शादी के बाद जब वो हनीमून पर जाते हैं तो एक सुबह जब एरिक सो रहा होता है, अचानक उसे महसूस होता है कि एक जापानीज सोल्जर उसके पास आया है और उसे गिरफ्तार करके ले जा रहा है। धीरे धीरे वो सोल्जर उसे बहुत ही डरावनी जगह के सामने ले जाता है। वो जगह देखकर एरिक के पैर जम जाते हैं। वो किसी भी तरह उस जगह के अंदर नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके पीछे से कुछ और सोल्जर्स आते हैं और उसे खींच कर एक अंधेरे कमरे में ले जाते हैं। यहाँ एरिक अपनी जान बचाने के लिए चीखता है, लेकिन बाद में पता चलता है
कि एरिक ने ये सब कुछ अपने ख्वाब में देख रहा था। असल में वो सच में जमीन पर पड़ा हुआ और चीख रहा था। एरिक की चीख सुनकर पैट्री वहाँ आ जाती है और पहली बार वो एरिक को इतना डरा हुआ देखती है। उस दिन के बाद से एरिक काफी चुपचाप हो जाता है। वो ज्यादातर वक्त हमेशा समुद्र के किनारे जाकर खड़ा रहता है। इस दौरान पैट्री ये समझ नहीं पा रही होती कि अचानक एरिक के साथ क्या हो गया है, वो खुद को इतना अकेला क्यों कर रहा है। अब हम पास के कुछ सीन देखते हैं। वक्त वर्ल्ड वार 2 का था। एरिक और कुछ सोल्जर सिंगापुर के एक बेस पर काम कर रहे थे और अपने मुल्क इंग्लैंड के लिए लड़ रहे थे। उस वक्त इंग्लैंड और जापान के दरमियान जंग चल रही थी। एरिक और उसके साथियों का काम रेडियो फैसिलिटी की सप्लाई देना था। तो एक दिन जब एरिक अपने साथियों के साथ काम में मसरूफ था, उसी वक्त बेस में उनकी टीम का लीडर आता है। लीडर उदास चेहरे के साथ सबसे कहता है, हमारा मुल्क जापान के हाथों हार गया है। सारे सोल्जर पहले ही सरेंडर कर चुके हैं, अब हमें सरेंडर करना होगा। ये सुनकर सारे सोल्जर्स का दिल टूट जाता है। वो अपनी हार कभी नहीं कबूल कर पा रहे थे। उनके टीम लीडर ने तब सबको बोला, सब कुछ छोड़कर बाहर आ जाओ। लेकिन एरिक के लिए उस रेडियो बेस को छोड़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसने बहुत मेहनत करके एक सोल्जर बनने का सपना देखा था। उसकी ख्वाहिश थी कि उन्हें मुल्क को जीत दिलाए, लेकिन वह इसमें कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद देखा जाता है कि उस रेडियो बेस से एक एक करके सारे सोल्जर बाहर निकलने लगते हैं। वो सब जापान के सामने सरेंडर कर देते हैं। जापानीज सोल्जर उनके सामने इंग्लैंड का झंडा उतार कर वहाँ जापान का झंडा लगा देते हैं। वह सब के लिए बहुत दर्दनाक मंजर था। इसके बाद जापानीज सोल्जर तकरीबन 80,000 इंग्लैंड के सोल्जर्स को उसी दिन कैद कर लेते हैं और उन्हें प्रिजनर बना लेते हैं। पहले वो सारे इंग्लैंड के कैदियों को इकट्ठा करके एक रेलवे स्टेशन पर ले जाते हैं। उन्हें जबरदस्ती एक ट्रेन में चढ़ा देते हैं। उस ट्रेन के जरिए सीधा थाईलैंड के एक मुकाम पर ले जाया जाता है, जहाँ उनके लिए खास कैदियों का कैंप बनाया गया था। अब हम दोबारा माजी छोड़कर हाल के वक्तों में आते हैं। एरिक को अक्सर उस जंग के खौफनाक यादें आती रहती थी, इसलिए वो ज्यादातर वक्त उदास और डिप्रेस रहता था। उसने खुद को पैतरी से काफी दूर कर लिया था और एरिक में आई इस नई तब्दीली को पैट्री बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि एरिक के साथ आखिर हुआ क्या है। फिर एक दिन जब एरिक घर से बाहर जाता है, पैट्री एरिक को स्टडी रूम में जाती है। वहाँ एरिक की चीजें रखी होती हैं। वहाँ एक हिस्टोरिकल बुक भी होती है जिसमें एक बहुत ही पुरानी खौफनाक जेल का जिक्र होता है। ये सब देखकर पैट्री को समझ आता है कि एरिक को वर्ल्ड वार 2 के दौरान जापान की जेल में ले जाया गया था। वहाँ उस पर बहुत बड़ा अत्याचार किया गया और सिर्फ उस पर नहीं बल्कि उसके सभी साथियों पर भी। उन पर इतना टॉर्चर किया गया कि वो उस ट्रॉमा से आज तक उबर नहीं पाया। ये सब देखकर पैट्री को समझ आता है कि एरिक अब भी उन सब वाकयात को लेकर शायद ट्रॉमेटाइज्ड है। अगले दिन पैट्री के घर एक टैक्स ऑफिसर आता है। उन्हें एक बिल देने आया होता है, लेकिन जैसे ही एरिक उसे देखता है तो अचानक उसे हेलुसिनेशन शुरू हो जाते हैं। वो उस टैक्स ऑफिसर को जापानीज सोल्जर समझने लगता है और एक चाकू उठाकर उस पर हमला करने लगता है। पैट्री बहुत कोशिश करती है लेकिन एरिक को रोक नहीं पाती। इसके बाद पुलिस एरिक को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन बाद में उसकी ज़हनी हालत देखकर उसे छोड़ दिया जाता है। असल में एरिक दिन ब दिन अपना ज़हनी संतुलन खो रहा था और पैट्री इस वजह से बहुत परेशान थी। एक दिन एरिक फिर बिना कुछ कहे अकेले समुद्र किनारे चला जाता है। पैट्री बार बार पीछे से उसे पूछती रहती है, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन एरिक एक लफ्ज भी नहीं बोलता। उस दिन पैट्री थक कर सीधा फिनली नाम के एक आदमी के पास जाती है जो एरिक का दोस्त था और उसके साथ जंग में था। पैट्री रोते रोते फिनली से कहती है, एरिक धीरे धीरे अपना ज़हनी संतुलन खो रहा है। मैंने उससे बार बार बात करने की कोशिश की लेकिन मुझे कुछ भी शेयर नहीं करता, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ ताकि मुझे समझ आए कि मेरे शोहर के साथ हुआ क्या था। फिनली उसे कहता है, अगर एरिक तुमसे कुछ नहीं कह रहा तो इसका मतलब है कि मेरा कहना भी ठीक नहीं होगा। शायद एरिक नहीं चाहता कि तुम्हें दुख पहुंचे। लेकिन पैट्री गिड़गिड़ाती है और कहती है, अगर मैं सब कुछ नहीं जान पाऊंगी तो मैं अपने शोहर को समझ नहीं पाऊंगी और हो सकता है मुझे हमेशा के लिए भूल जाए। ये सुनकर फिनली मान जाता है और कहता है कि वो सब कुछ बता देगा। अब वाकया फिर से पास में चला जाता है। उस दिन जब उन्होंने सरेंडर किया था, उस ट्रेन में उन्हें सीधा थाईलैंड ले जाया गया। वहाँ पहुंचते पहुंचते पूरी रात हो चुकी थी। हर सोल्जर ट्रेन के अंदर बहुत ही डर और दहशत की हालत में था। सबको बहुत भूख और प्यास लगी हुई थी क्योंकि पूरे दिन उन्हें ना खाना मिला था और ना एक बूंद पानी, इसलिए हर सोल्जर बहुत कमजोर हो चुका था। लेकिन जापानीज सोल्जर को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो 80,000 सोल्जर्स को लेकर उन्हें पैदल जंगल के रास्ते ले जा रहे थे क्योंकि उसी जंगल के बीच में उनका प्रिजन कैंप बना हुआ था। तो एरिक और उसके साथी जंगल के रास्ते काफी दूरी तय करने के बाद एक जगह रुकते हैं और वहाँ और भी कई इंग्लैंड के सोल्जर्स को देखते हैं जिन्हें पहले ही पकड़ लिया गया था। ये सब आधी रात के बावजूद रेल लाइन ठीक करने का काम कर रहे थे। उनसे मजदूरों की तरह काम करवाया जा रहा था। यहाँ पहुँचते ही एरिक और उसके साथियों को समझ आ जाता है कि इस जगह पर सोल्जर से दिन भर काम करवाया जाता है, सुबह से लेकर रात 24 घंटे लगातार, और उन्हें ठीक से खाना पानी भी नहीं दिया जाता। यहाँ के हर सोल्जर इतना कमजोर हो चुका था कि वो ठीक से काम भी नहीं कर पाते थे। कई लोग तो उनकी आंखों के सामने ही थक कर मर जाते थे। इतना खौफनाक मंजर देखकर एरिक का दिल दुखता है। अगली सुबह जब वो लोग उस कैंप में पहुंचते हैं तो जापानीज सोल्जर एरिक और कुछ लोगों को चुनता है और सबको लाइन में खड़ा करके बताता है कि अब उन्हें रेल लाइन के काम के लिए चुन लिया गया है। उनमें से एरिक और फिनली इंजीनियर थे जिन्हें सब मशीन्स और इंजन्स का अच्छा इल्म था, इसलिए उन्हें कैंप के अंदर का काम दिया गया।
उनका काम था खराब इंजन को ठीक करना। उस रात जब प्रिजनर्स एक साथ बैठे बातें कर रहे थे तो उनमें से एक मिर्जा कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये सब लोग हमें इतनी आसानी से छोड़ेंगे। अगर हम इनके कहने पर काम करते रहे तो वैसे ही मर जाएंगे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से भागना होगा। ये सब सुनकर एरिक उन्हें बताता है कि जब उन्हें ट्रेन से थाईलैंड ले जाया जा रहा था तो उस वक्त उसने पूरे रास्ते का एक मैप तैयार किया था ताकि बाद में उसे यह रास्ता याद रहे। लेकिन मैप बनाते वक्त उसने समझा कि इंग्लैंड से उनका कैंप कितना दूर है, इसलिए अगर वो यहाँ से भाग भी जाएं तो इंग्लैंड अभी बहुत दूर है और रास्ते में ही वो दोबारा पकड़ लिए जाएंगे। इसके अलावा उस वक्त इंग्लैंड और जर्मनी के दरमियान भी जंग चल रही थी। अगर वो किसी तरह इंग्लैंड पहुंच भी जाएं और इंग्लैंड जर्मनी के हाथों हार जाए तो उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, इसलिए जब तक उनका देश आजाद नहीं होता तब तक वापिस जाना बेकार है। फिर एरिक उन्हें बताता है कि उसने पूरे मैप का कैलकुलेशन करके समझा है कि ये जेल थाईलैंड से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में है। यहाँ जो रेल लाइन बनाई जा रही है उसकी लंबाई तकरीबन 415 किलोमीटर है जो थाईलैंड से सीधा बर्मा तक जाती है। ये रेल लाइन पहले ब्रिटिश लोग बनवाना चाहते थे। उन्होंने काम भी शुरू किया था लेकिन बीच में ही बंद कर दिया क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ये काम बहुत खतरनाक है, इसलिए कई लोगों की जान जा सकती है। क्योंकि पूरी रेल लाइन को पहाड़ों के मुश्किल रास्तों पर बनना था और वहाँ काम करते वक्त किसी भी आदमी की मौत हो सकती थी। ये बात पक्की थी, इसलिए ब्रिटिश ने इस काम को छोड़ दिया था। लेकिन अब जापानीज लोग मौका देखकर वही काम करवाना चाह रहे थे। कैदियों की जान की परवाह किए बगैर इतने लोग मर जाते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं। इस सब पर बात करने के बाद फिनली कहता है कि अब जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, हमें ठंडे दिमाग से यहाँ से भागने का पूरा प्लान बनाना होगा। फिनली फिर एरिक से कहता है कि आसपास पड़े सामान से एक रेडियो बना दे, क्योंकि रेडियो अब उनका एक ही जरिया है जिसके जरिए वो अपनी देश की खबरें पा सकते हैं और हालात के मुताबिक फैसला कर सकते हैं कि भागना कब और कैसे है। सब लोग फिनली की बात से मुत्तफिक होते हैं और एरिक भी रेडियो बनाने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि उसे मशीनरी का काफी इल्म होता है। अगली सुबह एरिक रेडियो बनाने के काम में लग जाता है। रेडियो बनाने के लिए जो भी चीजें चाहिए होती हैं वो एरिक धीरे धीरे जापानी सोल्जर की गाड़ियों, उनका सामान और आसपास पड़ी फारिक चीजों से छुपकर इकट्ठा कर लेता है। उसके साथी भी उसकी मदद करते हैं। बहुत कम वक्त में एरिक तमाम डिवाइसेस तैयार कर लेता है और सबकी मेहनत के बाद वो लोग एक रेडियो बना लेते हैं। रेडियो तो किसी तरह बन जाता है लेकिन अब उन्हें सिग्नल पकड़ना होता है जो काफी मुश्किल काम था। इसके बाद एरिक और उसके साथियों को रेल लाइन के काम पर भेजा जाता है जहाँ कई कैदी सख्त मेहनत कर रहे थे। वहाँ पहुँचते ही एरिक की नजर मेयर नाम के आदमी पर पड़ती है। मेयर बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। एरिक उसके पास जाकर बात करने की कोशिश करता है लेकिन मेयर इतना ज्यादा थका हुआ था कि उसके पास बोलने की भी ताकत नहीं थी। फिर भी टॉर्चर के डर से वो काम करता रहता है। एरिक के पास भी मेयर की मदद करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए वो सिर्फ उसे तसल्ली देकर वापस आ जाता है। रात के वक्त जब सब सो जाते हैं एरिक उस दिन रेल लाइन पर देखे गए रास्ते अपने मैप में ड्रा करता है। फिर वो इस मैप को एक बम्बू के पाइप के अंदर छुपा देता है ताकि वो कभी जापानी सोल्जर के हाथ न लगे। जब जापानी सोल्जर अपने काम में मसरूफ होते थे तब एरिक, फिनली और उसके साथी छुप छुप कर रेडियो पर सिग्नल पकड़ने की कोशिश करते थे और आज भी वही कर रहे थे। वो एक गाड़ी की बैटरी का इस्तेमाल कर रहे थे। शुरू में रेडियो पर कोई सिग्नल नहीं आ रहा था लेकिन एरिक और फिनली की कोशिश के बाद आखिरकार उन्हें सिग्नल मिल जाता है। इससे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर रेडियो पर एक इंग्लिश चैनल चालू होता है जिसमें कहा जा रहा होता है कि अमेरिका अब जंग में शामिल हो गया है और वो इंग्लैंड के साथ खड़ा है। इससे ये उम्मीद बनती है कि इंग्लैंड दोबारा अपने कब्जे में लौट आएगा। यह खबर सुनकर एरिक और फिनली के चेहरे पर खुशी आ जाती है और उनके दिल में उम्मीद की एक रोशनी जाग उठती है क्योंकि अब उन्हें सिर्फ जिंदा रहना है और वो दिन जरूर आएगा जब वो आजाद हो जाएंगे। एरिक तुरंत दौड़कर अपने बाकी साथियों के पास जाता है और सबको ये खुशी की खबर देता है। इसके बाद एरिक की फिर मेयर से मुलाकात होती है। एरिक मेयर को हौसला देता हुए कहता है कि भले ही हमारा देश हार गया हो लेकिन उम्मीद अभी जिंदा है। मैंने खबर सुनी है कि अमेरिका हमारे साथ है और हमारा देश दोबारा आजाद हो सकता है, बस हमें यहाँ बचे रहना है। एरिक की यह बात सुनकर मेरे अपने साथियों को भी बताता है जिससे सबके दिलों में एक नई हिम्मत आ जाती है। उस दिन के बाद हर आधी रात को एरिक और फिनली छुपकर उस बैटरी के पास जाते थे और रेडियो ऑन करते थे और खबरें सुनते थे। जो भी वो रेडियो से जानते हैं वो अगले दिन सबको बताते हैं। इस तरह उनके दिन बेहतर गुजरने लगते हैं। उनकी रूह में उम्मीद जिंदा रहने लगती है। लेकिन एक दिन अचानक देखा जाता है कि एक जापानी सोल्जर एरिक पर गौर करने लगता है। उसे एरिक पर शक होता है। वो सोल्जर जाकर अपने ऑफिसरों को सब कुछ बताता है। इसके बाद कैंप के अंदर एक सर्च टीम आती है और पूरे कैंप की तलाशी लेने लगती है ताकि देखा जा सके कि कहीं कोई छुपा हुआ सामान तो नहीं। एरिक किसी भी तरह सबके नजर से बचकर उस बैम्बू पाइप के पास पहुंच जाता है जहाँ उसने अपना मैप छुपाया होता है। लेकिन तभी देखा जाता है कि सोल्जर उनका रेडियो ढूंढ निकालते हैं और वो सब कैदियों को एक जगह इकट्ठा करते हैं और चीख कर कहते हैं जिन्होंने ये रेडियो बनाया है वो फौरन सामने आए क्योंकि हमें पता चल गया है कि ये किसने किया है। ये सुनकर एरिक और इसके साथी बहुत डर जाते हैं लेकिन फिर भी एरिक, फिनली और उनके दो और दोस्त आगे बढ़कर खुद सामने आ जाते हैं क्योंकि वो सब इंजीनियर्स थे और ये काम उन्होंने मिलकर किया था। ऑफिसर इन चारों से पूछता है बताओ हमारा लीडर कौन है, लेकिन कोई भी डर के मारे कुछ नहीं बोलता। तब अफसर गुस्से में उनमें से एक को मारना शुरू कर देता है। ये देखकर एरिक का दिल कांप
छोड़ता है और वो आगे बढ़कर कहता है, ये सब प्लान मेरा था, रेडियो मैंने बनाया था, बाकी किसी की कोई गलती नहीं है। ये सुनकर जापानीज सोल्जर बाकी तीनों को छोड़ देते हैं और एरिक पर बेरहमी से हमला शुरू कर देते हैं। ऑफिसर उसे इतना टॉर्चर करता है कि उसकी चीखें सुनकर सारे कैदियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन देखने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। फिर ऑफिसर उसे मारते मारते बेहोश कर देता है। उसका पूरा जिस्म खून से भर जाता है। रात के वक्त उसके साथी उसे बचाने की कोशिश करते हैं। उसका हाथ पूरी तरह टूट चुका होता है, इसलिए फिनली एक बस के पुर्जे का टुकड़ा लेकर उसके हाथ पर बांध देता है। लेकिन फिनली के दिल में बहुत दुख होता है क्योंकि रेडियो बनाने का आइडिया उसका था और सजा एरिक को भुगतनी पड़ी। फिर भी एरिक का टॉर्चर खत्म नहीं होता। अगली सुबह कैंप में एक जापानीज सोल्जर आता है जिसका नाम नगासा था। नगासा एरिक और उसके साथियों से कहता है कि अब एरिक को उसके साथ हेडक्वार्टर चलना होगा क्योंकि उसके मेन ऑफिसर कुछ पूछताछ करना चाहते हैं, लेकिन एरिक के पास वहाँ खड़े होने की भी ताकत नहीं थी। तब नगासा उसे कहता है, तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया है और तुम्हें लगातार मौत का दर्द सहना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम सब सच बता दो तो शायद तुम्हारी सजा कम हो सकती है। असल में जापानीज सोल्जर सोच रहे थे कि एरिक ने ये रेडियो इसलिए बनाया है ताकि कैंप की सारी इन्फॉर्मेशन वो अपने मुल्क के सोल्जर तक भेज सके। उन्हें लगता था कि एरिक एक ब्रिटिश जासूस है। फिर एरिक को कैंप से बाहर ले जाया जाता है। नगासा एरिक के दोनों हाथ अपनी गाड़ी के साथ बांध देता है, फिर गाड़ी तेज रफ्तार से चलाता है। इससे एरिक को साथ साथ दौड़ना पड़ता है क्योंकि कल के टॉर्चर से उसके दोनों हाथ पहले ही टूट चुके थे, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि उसके हाथ बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे। उसे ऐसा दर्द होता है जैसे कि उसका जिस्म बिल्कुल टूट चुका हो। काफी देर तक दौड़ने के बाद तो हेडक्वार्टर लाया जाता है। यह वही अंधेरा कमरा होता है जो एरिक बार बार अपने ख्वाब में देखता था। एरिक को उस कमरे के अंदर ले जाया जाता है। वहाँ नगासे के साथ साथ उनका मेन ऑफिसर भी होता है। ऑफिसर एरिक से कहता है, हमने कल एक मैप ढूंढ लिया है, हमें पता है कि ये तुमने बनाया है। इसका मतलब है तुम इस कैंप की जानकारी अपने देश तक भेजना चाहते थे। अब बताओ तुम्हारा असल प्लान क्या था और तुम्हारा किस किस से कॉन्टेक्ट था। ऑफिसर बार बार सवाल करता है, लेकिन एरिक कहता है, जरा खुद सोचो, जो तुम कह रहे हो क्या वो मुमकिन है? मैंने सिर्फ एक रेडियो बनाया था ताकि अपने देश की कुछ खबरें सुन सकें। मैं एक रेडियो के जरिए मैप कहाँ भेज सकता हूँ और ये जेल तो इतनी दूर है कि भागना मुमकिन ही नहीं। फिर मैं ऐसा क्यों करता? लेकिन ऑफिसर उसकी कोई बात नहीं मानता और गुस्से में फिर चीखता है, जल्दी बताओ तुम ये इन्फॉर्मेशन किसके पास भेजना चाहते थे। एरिक बार बार समझाता है लेकिन वो लोग कुछ समझने को तैयार नहीं थे। आखिर एरिक चुप हो जाता है, बिल्कुल खामोश। उसका कुछ ना कहना ऑफिसर को और गुस्सा दिलाता है। फिर कुछ सोल्जर्स उसे बाहर ले जाते हैं। वहाँ छोटे छोटे पिंजरे बने होते हैं जिनमें वो कैदियों को बंद करके सजा देते थे। एरिक को भी उनमें से एक पिंजरे में डाल दिया जाता है। उसमें ठीक से हिलने की भी जगह नहीं थी। एरिक को कई दिन तक उस पिंजरे में रखा जाता है। पूरे दिन में सिर्फ एक बार बहुत कम खाने को दिया जाता था। कभी कभी पानी पीने तक की इजाजत नहीं होती थी। बीच में ऑफिसर उसे निकाल कर टॉर्चर सेल में ले जाते और वहाँ उस पर फिर जुल्म करते और वही सवाल पूछते, तुम ये जानकारी किसके पास भेज रहे थे? लेकिन एरिक के पास जवाब वही होता, मैं सिर्फ खबरें सुनना चाहता था। जब उन्हें लगता कि वो झूठ बोल रहा है तो वो उसके ऊपर और ज्यादा टॉर्चर करते। वो एरिक को जमीन पर लेटा देते, उसके हाथ पांव बांध देते और उसके मुंह में एक पाइप डालकर उसमें बहुत तेज पानी का प्रेशर चला देते। एरिक सांस नहीं ले पाता और मौत के दर्द में तड़प उठता। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन ऑफिसर फिर भी वही सवाल करते रहते हैं। एरिक कमजोर आवाज में कहता है, मैं अपने देश की खबरें सुनना चाहता था, बस इतना ही। लेकिन नगासा और दूसरे ऑफिसर उसकी बात पे यकीन नहीं करते। दूसरी तरफ फिनली और उसके साथी एरिक का इंतजार कर रहे होते हैं। 2 हफ्ते बीत जाते हैं लेकिन एरिक का कोई पता नहीं होता। सब लोग बहुत परेशान होते हैं। इस दौरान एरिक को रोज उस पिंजरे में रखा जाता है। दिन में धूप उसके जिस्म को जला देती है और रात को उसे अंधेरे कमरे बंद कर देते हैं। भूख, दर्द और जुल्म से एरिक अपने जिंदा रहने की उम्मीद खोने लगता है। लेकिन एक दिन जब वो बैम्बू के पिंजरे में बंद होता है तब वो आसमान की तरफ देखता है और देखता है कि आसमान से सैकड़ों पैराशूट नीचे उतर रहे हैं। इस मंजर से एरिक के दिल में उम्मीद की रोशनी चमक उठती है क्योंकि ये ब्रिटिश सोल्जर्स थे। वो किसी तरह इस जगह के बारे में जान चुके थे और अब कैदियों को बचाने आए थे। ब्रिटिश सोल्जर फौरन ही कैंप पर हमला करते हैं और जापानीज सोल्जर को घेर लेते हैं और पूरा कैंप अपने कब्जे में कर लेते हैं। फिर वो सब जापानीज सोल्जर को गिरफ्तार करके उन्हें बैंकॉक ले जाते हैं। ब्रिटिश ऑफिसर उन्हें कहता है, तुम हमारे सोल्जर पर जुल्म किया है, उसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। ये सब सुनकर जापानीज सोल्जर डर जाते हैं और खामोश हो जाते हैं। अब हम दोबारा हाल के वक्त में आते हैं जब फिनली ये सब पेट्री को सुना रहा होता है कि कैसे एरिक पर वो सब जुल्म हुए और किसी तरह उसने मौत के करीब रहकर भी सब कुछ झेला। एरिक पर हुए ऐसे बेरहमी भरे जुल्म के बारे में सुनकर पेट्री के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एरिक इतने गहरे ट्रोमा में है। फिनली अब पेट्री से कहता है, असल में जिसने वो टॉर्चर अपनी आंखों से देखा है वो दिल से उन यादों को कभी मिटा नहीं सकता। आजाद होने के बाद हम सब ने कोशिश की कि किसी तरह उन यादों को भुला दें, लेकिन यकीन मानो कितनी भी कोशिश कर लो वो मंजर दिल से कभी नहीं जाते। आज भी हम रातों को नींद से उठ जाते हैं डर के मारे। कई डॉक्टर से इलाज भी करवाया लेकिन फायदा नहीं हुआ। शायद एरिक के साथ भी वही हो रहा है और हो सकता है कि वो तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने तुमसे ये सब छुपाया। ये सब सुनकर पैट्रिक के आंसू रुकते नहीं। उसका दिल भर आता है। वह घर लौट कर आती है और कोशिश करती है कि एरिक से प्यार भरे अंदाज में बात करे। वो चाहती है कि एरिक थोड़ा हल्का महसूस करे। वो उसके पसंदीदा म्यूजिक चला देती है और उसके साथ डांस करने लगती है। एरिक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है। तभी म्यूजिक बदल कर एक पुराना गाना बजने
बजने लगता है, वो गाना जो उसे उस टॉर्चर कैंप की याद दिलाता है। गाना सुनते ही एरिक का चेहरा बदल जाता है, उसका सारा सुकून खत्म हो जाता है। वो तुरंत म्यूजिक बंद करता है और वहाँ से चले जाता है। पैट्री समझ नहीं पा रही होती कि एरिक को कैसे नॉर्मल करे। बहुत कोशिश के बाद भी हर बार निराश हो जाती है। एक शाम जब एरिक अपने काम में मसरूफ होता है तब फिनली उसके घर आता है। वो एरिक को एक फोटो दिखाता है जिसमें नगासा की तस्वीर होती है, वही जापानीज सोल्जर जिसने उन सब पर सबसे ज्यादा टॉर्चर किया था। फिनली कहता है नगासा अब भी जिंदा है और वो थाईलैंड के उसी मुकाम पर है जहाँ में कैद रखा गया था। अब वो वहाँ एक टूरिस्ट गाइड के रूम में काम कर रहा है। फिनली चाहता था कि एरिक जाकर नगासा से बदला ले। वो कहता है शायद ऐसा करने से तुम्हें सारा सुकून मिल जाए, जो दर्द तुम इतने सालों अंदर लेकर जी रहे थे वो हल्का हो जाए। एरिक के दिल में भी ये ख्वाहिश होती है कि वो नगासा के साथ वही करे जो उसने उसके साथ किया था, लेकिन एरिक धीमे लहजे में कहता है मुझे पहले से पता था कि नगासा अब भी जिंदा है, लेकिन बदला नहीं लेना चाहता। उसका परिवार है, पत्नी और बच्चे, मैं उनके बारे में सोचकर सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। फिनली ये सुनकर गुस्से में कहता है एरिक क्या तुम ये सब भूल गए हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया था? क्या उन्होंने कभी हमारी फैमिली के बारे में सोचा था? तुम्हें ये याद है ना, उन्होंने हमसे कहा था अगर तुम सच में मर्द हो तो जाओ और खुदकुशी कर लो। उनका कहना था कि हम इतनी बेइज्जती और जुल्म के बाद जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन हमने उनसे कहा था कि एक असली मर्द अपनी जिंदगी में चाहे जितना भी दुख सह ले वो कभी भी हार कर खुदकुशी नहीं करता और वो अपने आप से लड़ता है और जिंदा रहता है और आखिर में अपना बदला लेता है। इसलिए एरिक अब वक्त आ गया है, तुम बदला लो और इस बार पीछे मत हटना। ये कहकर फिनली बहुत इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं क्योंकि उसके लिए भी वो यादें कभी नहीं मिटी। असल में फिनली भी एरिक की तरह ट्रॉमेटाइज था, वो भी अंदर से टूट चुका था। फिनली एरिक से कहता है जाके उस न्याय का बदला लो जो हम पर हुआ था, तुमसे बेहतर ये कोई नहीं कर सकता। फिर वो एरिक से विदा लेता है, लेकिन उसका अलविदा कहने का अंदाज अलग था। एरिक महसूस करता है इस बार फिनली कुछ अजीब है। फिर फिनली एरिक की वाइफ पैट्री के पास जाता है और कहता है पैट्री हमेशा एरिक के साथ रहना, उसे कभी अकेला मत छोड़ना, उसने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं। ये कहकर फिनली पैट्री से भी अलविदा कहता है और फिर अपने शहर से दूर एक पुल के पास जाता है। वहां जाकर वो अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है क्योंकि अब भयानक यादों के साथ जिंदा रहना उसके लिए मुमकिन नहीं था। असल में वो पहले से ही मरने के बारे में सोच चुका था, लेकिन वो चाहता था कि मरने से पहले जिसने उन पर अन्याय किया था उसका अंजाम देखे। इसलिए जब उसे नगास का पता चला तो एरिक को बताता है ताकि एरिक उसका बदला ले सके, क्योंकि एरिक एक बहादुर सोल्जर था और अगर वो चाहे तो इंसाफ जरूर कर सकता था। फिनली जानता था कि एरिक अपना वादा निभाएगा, इसलिए उसने उस दिन उससे अलविदा कहा और अपने दुख से आजादी पा ली। जब फिनली की मौत की खबर एरिक तक पहुंची तो बिल्कुल टूट गया, लेकिन उसने फैसला कर लिया कि वो फिनली की इच्छा पूरी करेगा, वो नगासे को उसके गुनाहों की सजा देगा। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहाँ एरिक अपने पुराने दर्द का सामना करने का फैसला करता है। फिनली की मौत ने उसे अंदर से हिला दिया था। उसे लगा कि अगर अब भी वो चुप रहा तो शायद वो जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। इसलिए एरिक फैसला करता है कि वो थाईलैंड जाएगा, उसी जगह जहाँ उसे सालों पहले कैद रखा गया था और जहाँ उसके जख्म कभी बढ़े ही नहीं। एरिक अपना सामान तैयार करता है, फैक्ट्री उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एरिक के चेहरे पर इस बार एक सुकून और जज्बात दोनों दिखाई देते हैं। बस इतना कहता है यही जरूरी है फैक्ट्री, मैं अपने दर्द का हिसाब पूरा किए बगैर सुकून नहीं पा सकता। फैक्ट्री आंसू भरी आंखों से कहती है जाओ, लेकिन वापस जरूर आना। फिर एरिक थाईलैंड के लिए रवाना होता है। जब उसकी ट्रेन जंगल के उन्हीं रास्तों से गुजरती है तो उसके दिमाग में वही पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो चीखें, वो जुल्म, वो पिंजरे, वो टॉर्चर चैम्बर, हर मंजर उसके जहन में एक फिल्म की तरह चलने लगता है। वो उसी डेथ रेलवे पर खड़ा होता है जहाँ कभी हजारों कैदियों ने अपनी जान गंवा दी थी। उसके पैर के नीचे वही मिट्टी होती है जो कभी उसका खून सोख चुकी है। एरिक के आंसू उस मिट्टी पर गिरते हैं जैसे वो उन सब के लिए रो रहा हो जो कभी वापस नहीं आए। फिर एरिक रिवर क्वाई ब्रिज पर पहुंचता है, वही पुल जहां उन्हें दिन रात काम करने में मजबूर किया गया था। अब वो जगह एक टूरिस्ट साइट बन चुकी थी। लोग तस्वीरें खींच रहे थे, कोई खुश था, कोई एक्साइटेड, लेकिन एरिक के लिए वो जगह अब भी मौत के निशान थी। उस पुल के पास ही एक छोटा सा म्यूजियम भी होता है जहाँ लिखा होता है द प्लेस वॉज वंस प्रिजनर्स कैंप ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2 और नीचे लिखा था गाइडेड टूर बाय ताकाशाकी नगासे। ये नाम देखकर एरिक का दिल तेज धड़कने लगता है। उसके जहन में सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। नगासे का चेहरा, उसकी चीखें, उसके हाथ, उसके जुल्म, उसे लगता है कि वक्त रुक गया हो। फिर एरिक अपना सांस संभाल कर अंदर म्यूजियम में चला जाता है। वहाँ लोग नगासे को घूर रहे होते हैं। वो एक बुजुर्ग इंसान बन चुका था, सफेद बाल, झुर्रियों बड़ा चेहरा और आंखों में थकन। वो लोगों को हिस्ट्री समझा रहा होता है कि कैसे ये ब्रिज बना था और किस तरह कई लोग यहाँ मरे। एरिक पहले कुछ देर चुपचाप उसे देखता रहा। फिर जब टूर खत्म होता है और सब लोग चले जाते हैं तो एरिक धीरे से उसके पास जाता है। नगासे उसे पहचान नहीं पाता। वो मुस्कुराते हुए पूछता है सर, आपको भी ये जगह पसंद आई? यहाँ की हिस्ट्री बहुत दर्दनाक है ना? एरिक एक पल के लिए चुप रहता है, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ
साथ कहता है, मैं यहाँ टूरिस्ट बनकर नहीं आया, मैं उनमें से हूँ जो यहाँ कैद थे। ये सुनकर नगासे का चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है, उसके हाथ कांपते हैं। वो थोड़ा पीछे हटकर कहता है, तुम उनमें से हो? एरिक धीरे से कहता है, हाँ, मैं वही सोल्जर हूँ जिसे तुम लोगों ने रेडियो बनाने के जुर्म में उस पिंजरे में डाला था और जिस पर तुमने पानी का टॉर्चर किया था। ये सुनकर नगासे बिल्कुल सुस्त हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। वो नीचे देखता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ हुक्म का गुलाम था। उस वक्त हम सब पागल थे। मैं रोज सोचता हूँ कि मैंने क्या किया और उस गुनाह का बोझ अब तक उठा रहा हूँ। मैं अपनी जिंदगी उन लोगों की याद में गुजार दी जिन पर हमने जुल्म किए। एरिक उसकी आंखों में देखता है और उसे लगता है कि वो इंसान जो कभी उसका दुश्मन था आज उसी जुल्म के बोझ के नीचे खुद पिसा जा रहा है। एक पल के लिए एरिक के दिल में बदले का जज्बा जागता है, लेकिन फिर वो अपनी आंखों से आंसू पोंछता है और कहता है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ नगासे, तुम्हारा बोझ अब खत्म। तुमने मुझे तो दर्द दिया था, लेकिन तुमने अपने आप को और भी ज्यादा सजा दी। ये सुनकर नगासे जमीन पर गिर जाता है और फूट फूट कर रो पड़ता है और कहता है, तुमने मुझे माफ कर दिया, मैं इस लायक नहीं हूँ। एरिक उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मैं तुम्हें माफ इसलिए नहीं कर रहा कि तुम मेरे दुश्मन नहीं रहे, बल्कि इसलिए कि मैं खुद आजाद हो जाऊं। फिर दोनों की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वक्त जैसे रुक जाता है। एरिक वहां से चुपचाप चला जाता है और पहली बार उसके चेहरे पर सुकून नजर आता है। उसके दिल से वो सारा बोझ हल्का हो चुका था। थाई में अपना दर्द भरे सफर मुकम्मल करने के बाद एरिक वहाँ के पुल पर कुछ देर अकेला बैठा रहता है। हवा उसके चेहरे को छू कर गुजरती है। वो दूर नदी के पानी को देखता है जहाँ कभी उसके साथी मजदूरी करते करते मर गए थे। उसके दिमाग में उन सब लोगों का चेहरे उभरते हैं, फिनली, मेयर और वो सारे सोल्जर जिन्हें जिंदगी ने कभी मौका नहीं दिया अपनी कहानी पूरी करने का। एरिक आंखें बंद करता है और धीरे से कहता है, तुम सब आजाद हो गए हो और मैं भी। फिर वो थाईलैंड से वापस अपने देश लौट आता है। जब ट्रेन रुकती है तो प्लेटफॉर्म पर पैट्री खड़ी होती है, वो जिसे एरिक ने कभी अपने दुख से दूर रखा था ताकि उसका दिल कभी न टूटे। जैसे ही पैट्री एरिक को देखती है उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो दौड़ कर उसके गले लग जाती है। एरिक के चेहरे पर पहली बार एक सुकून भरी मुस्कुराहट होती है। पैट्री महसूस करती है कि उसके शोहर का दिल का बोझ अब हल्का हो गया है। एरिक की आंखों में अब पहले जैसी उदासी नहीं थी, सिर्फ खामोशी और इत्मीनान था। पैट्री उससे पूछती है, तुम निगासे से मिले? एरिक धीरे से हाँ में सर हिलाता है, फिर कहता है, हाँ, मैं उससे मिला। वह बहुत बदल चुका है। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने गुनाहों के बोझ में गुजार दी। मैंने उसे माफ कर दिया। पैट्री हैरान होती है और कहती है, तुमने उसे माफ कर दिया जो आदमी तुम्हें मौत के करीब ले गया था? एरिक हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, माफी देना बदले से ज्यादा मुश्किल होता है पैट्री, लेकिन माफी से इंसान के अंदर साफ हो जाता है। मैं चाहता था कि मैं सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि आजाद भी रहूं और अब मैं आजाद हो गया हूं। पैट्री उसका हाथ पकड़ कहती है, वेलकम होम एरिक। फिर दोनों हाथों में हाथ डालकर घर की तरफ चल पड़ते हैं। दूर आसमान में सूरज ढल रहा होता है, लेकिन उसकी रोशनी अब भी चमक रही होती है, बिल्कुल एरिक के दिल की तरह। उस दिन के बाद एरिक ने कभी अपने अतीत का जिक्र नहीं किया। वो और प्रीति दोनों शांति से जीने लगते हैं। एरिक भी अब अक्सर समुद्र के किनारे जाकर बैठता है, लेकिन अब उसके चेहरे पर उदासी नहीं होती बल्कि सुकून होता है। वो आसमान की तरफ देखता और धीरे से कहता, फिनली, हमने अपना काम पूरा कर लिया। और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट छा जाती है। कहानी यही खत्म होती है और एक दुख भरे सफर के बाद मिलती है माफी, सुकून और असल आजादी।